कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड 3 के बारे में। अगर आपने हाउस ऑफ ड्रैगन के इससे पहले के एपिसोड्स के वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे गेम ऑफ थ्रोन्स से जुड़े हुए वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे जाएं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड 3 का रिकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. एपिसोड की शुरुआत होती है स्टेपस्टोन से। एक जबरदस्त वॉर चल रही है वेस्टरोस के ईस्ट में ट्रायर्की वियस हाउस वलेरियन, क्योंकि लास्ट एपिसोड में प्रिंस डेमन टारगेरियन के साथ उन्होंने अलायंस बनाया था जिसके दम पर ये लोग लड़ने वाले हैं। वैसे इस बात को 3 साल हो चुके हैं। हर एपिसोड में काफी बड़े जम्प्स दिखाए जा रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड में कोरोनेशन हुआ, सेकंड एपिसोड में सीधा 6 मंथ का ब्रेक और थर्ड एपिसोड में सीधा 3 साल का। यही डायरेक्ट रीजन होगा जिसमें यंग रैनीरा ओल्ड रैनीरा का फॉर्म लेगी, जिसका रोल एमा डार्सी कर रही है। बैटल में काफी बुरी सिचुएशन में वलेरियन सोल्जर्स मर रहे थे पर उन्हें दूर दूर तक कोई हेल्प नहीं दिख रही थी कि अचानक उन्हें दिखाई देता है क्रैक्सिस। डेमन टारगेरियन फायरबॉल के साथ क्रैब फीडर्स पर स्ट्राइक करते हैं और वो लोग सीधा केव्स की ओर रिट्रीट करना शुरू करते हैं। ये लोग काफी जबरदस्त गोरिल्ला टैक्टिक के हिसाब से चल रहे हैं। स्टेपस्टोन वैसे एक बेकार जगह है क्योंकि यहाँ पे ना घर बन सकता है ना ही कोई कासल, लेकिन अगर हम इसे पॉलिटिकली देखें तो यहाँ पर एक काफी बढ़िया ट्रेड रूट है जिसे ट्रायर्की कंट्रोल करना चाहती है। ट्रायर्की की बात पहले एपिसोड से हो रही है तो ये इन 3 सिटीज से मिलकर बनता है। हमने इन तीनों सिटीज को गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा था। ये एक्चुअल में फ्री सिटीज है और यहाँ के लोग ज्यादातर बिजनेस पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। वो लोग बैटल में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और क्रैब फीडर की फोर्सेस का सामना करना लिटरली इम्पॉसिबल है क्योंकि वो किसी को भी आइलैंड पर आने नहीं देता। अगर ड्रैगन से स्ट्राइक की जाए तो उसके लोग सीधे गुफा में चले जाएंगे। ये हिट एंड रन टैक्टिक हमारी गैंग पर काफी भारी पड़ा है और इसीलिए डेमन उड़कर चला जाता है। यहाँ एक तरफ वेस्टरोस के लोगों को क्रैब्स खा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ ये लोग पॉर्क एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, वसेरियस ने एक बहुत ही बढ़िया पार्टी रखी है उसके सन के 2nd बर्थडे के लिए। इसका नाम रखा गया है एगॉन द सेकंड। अगर आप पूरे टारगेरियन फैमिली ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, मैंने सभी रूलर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एगॉन की बर्थडे पार्टी हो रही है और किंग को जरा भी पड़ी नहीं थी कि स्टेपस्टोन पर क्या हो रहा है। कई लोग रॉबर्ट को बुरा रूलर मानते थे लेकिन उसने कभी इस तरीके से बर्ताव नहीं किया। पॉलिटिक्स, रिस्क, वो सभी चीजों को बखूबी डील करता था एंड ऑफ कोर्स पार्टी भी। यहाँ ऑटो अपने भाई से बात करता और उनका काम है नेक्स्ट रूलर के तौर पर एगॉन का नाम डालना, जो थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि किंग अभी भी रैनीरा को अपना एयर मानते हैं। हालांकि अगर कल्चर के बारे में देखा जाए तो फर्स्ट बॉर्न सन को ही पावर जानी चाहिए। वैसे किंग पूछते हैं कि रैनीरा कहाँ पर है। Can someone tell me where in the 7 hells Rhaenyra might be? वो अभी गॉड्स वुड में बैठी है एक बार्ड के साथ। बार्ड्स को हमने विचर में काफी देखा था लेकिन ये एक रियल मेडिवल थिंग थी जो उस टाइम काफी पॉपुलर थी। यहाँ उससे मिलने आती है क्वीन एलिसन हाईटावर जिससे रैनीरा बात करना नहीं चाहती। ऑफ कोर्स अगर आप आपकी बेस्ट फ्रेंड के फादर पर लाइन मारे तो रिलेशनशिप तो बिगड़ने ही वाले हैं। वो लोग जाते हैं हंट पर। अब आप लोग कहाँ से हो मुझे मालूम नहीं है बट मेरे दादा मुझे बताया करते थे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उससे पहले जूनागढ़ नवाब्स के हाथ में था और वो कई बार इस तरीके से ट्रिप्स पर जाते थे शिकार पर। वो लोग अकेले नहीं जाते थे, 300-400 लोगों को साथ लेकर जाते थे। स्पेशली जूनागढ़ लांस के लिए काफी पॉपुलर है। सेम यहाँ भी हमें ये देखने मिलता है, एक जबरदस्त पार्टी जो हमें गेम ऑफ थ्रोन्स में नहीं देखने मिली। जॉर्ज आर मार्टिन को इससे काफी दुख हुआ था क्योंकि ये किंग्स की लाइफ का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बजट की वजह से इस पूरी सीन को निकाल दिया गया। मुझे रियली काफी अच्छा लगता अगर रॉबर्ट भी इसी तरीके से पार्टी करता। खैर जाने दो।
यहाँ पूरी शान शौकत के साथ फेस्टिवल की तरह इसे सेलिब्रेट किया जाता है और किंग की एंट्री के बाद सभी लोग प्रिंस को बर्थडे विशेस देते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ कुछ और लोग दिखाई देते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एपिसोड्स में। सबसे पहले हमें दिखाई देते हैं हाउस स्ट्रॉन्ग। हम इन एपिसोड 1 से ही देख रहे हैं क्योंकि लॉर्ड लियोन स्ट्रॉन्ग किंग वसेरियस की स्मॉल काउंसिल का हिस्सा है एज अ मास्टर ऑफ लॉज। उनके साथ है उनके भाई लारिस जो हैंडीकैप्ड है और उसे लारिस द क्लब फुट भी कहा जाता है। दूसरे हैं उनके सन हावन स्ट्रॉन्ग जो आगे जाके बड़ा रोल करने वाले हैं, उनके लिए तैयार रहना। यहाँ सेकंड फैमिली होती है लैनिस्टर्स की जिन्हें हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा था। यहाँ लॉर्ड लैरस लेडीज के साथ बैठने आते हैं क्योंकि वो शिकार पर नहीं जा सकते। लेडी सियारा यहाँ बताती है लेडी जोआना के बारे में जो हाउस स्वान की मेंबर है। इनके एक ट्रैवलिंग शिप को डिस्ट्रॉय करके क्रैब फीडर ने लेडी को किडनैप कर लिया था और लेडी के बदले एक हैवी कीमत मांगी थी, लेकिन फैमिली ने ये रकम नहीं दी। इस कारण से लेडी जोआना को एज ए प्रोस्टिट्यूट बेच दिया जाएगा। बुक्स के हिसाब से एक प्रोस्टिट्यूट में से ये काफी पावरफुल लेडी बनेंगी एसोस में और एक पूरे सिटी को कंट्रोल करेंगी। आई होप हमें ये सीरीज में काफी अच्छी तरीके से दिखाई दे क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स में ज्यादातर वेस्टरोस की ही बात हुई है, एसोस को नजरअंदाज कर दिया गया था। लेडी सियारा यहाँ रेनिरा से बात करती है और बताती है कि क्राउन को वॉर में उतरना होगा जो रियली सही चीज है, लेकिन उसके फादर इसके अगेंस्ट थे जिस कारण से रेनिरा कुछ ज्यादा नहीं बोलती। रेनिरा से मिलने आते हैं लॉर्ड जेसन लैनिस्टर जो ऑफ कोर्स अपने पैसों को ब्रैग कर रहे थे, लेकिन रेनिरा उस पर ध्यान नहीं देती। इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि उनकी शादी होने वाली है रेनिरा के साथ, जिससे वो चली जाती है और अपने फादर से बात करती है। मैरिज में अलायंस बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, रॉयल्टी हमेशा से ये चीज करती आई है, लेकिन रेनिरा को ये पसंद नहीं आता और वसेरियस गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ ऑटो इंटरप्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक व्हाइट हार्ट को देखा गया है। ये एक्चुअली एक स्टैग है जो काफी रेयर माना जाता है और ऑटो ट्राई कर रहा है कि इसे एगॉन के बर्थडे के साथ जोड़कर एक साइन दिखा दिया जाए जिससे सबको ऐसा लगे कि हाँ एगॉन ही किंग बनने के लायक है। आपको वैसे ये चुतियापा लगेगा, लेकिन उस टाइम के लोग साइंस पर काफी भरोसा करते थे। अपने फादर से गुस्सा होकर रेनिरा ऑन द अदर साइड घोड़े के साथ निकल लेती है और उसका पीछा करते हैं सर क्रिस्टन कोल। वो उनके हॉर्स को आगे रोक लेते हैं और कैंप ले जाने की बात करते हैं, पर वो नहीं मानती। सर क्रिस्टन कोल उनके साथ थोड़ी बातें करते हैं और गेम ऑफ थ्रोन्स की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फॉलो करते हैं, लाइक व्हाइट बुक और ये कि किंग्सगार्ड शादी नहीं कर सकते। लॉर्ड जेसन लैनिस्टर किंग से मिलने आते हैं और वो भी सेम नैरेटिव के साथ आए कि एगॉन ही एयर बनेगा, पर किंग इस मामले में जरा भी सहमत नहीं है। वो सीधा इसे रिबेलियन समझेंगे, पर जेसन समझ जाता और इसीलिए वो चला गया। ऑटो उसके बाद आता और वापस वही बात उठाता है जिससे किंग को अच्छा नहीं लगता और वो उस पर गुस्सा हो जाते हैं। इसके अलावा ये भूतिया ये भी सजेस्ट करता है कि एगॉन की शादी उसकी सिस्टर से करवा दो, जो काफी वियर्ड था। इवन टारगेरियंस के लिए भी वो 2 साल का बच्चा है यार। इन दोनों नमूनों के जाने के बाद लॉर्ड स्ट्रॉन्ग किंग से मिलने आते हैं और ये बंदा मुझे काफी बढ़िया लगा। ये जरा भी सेल्फिश एडवाइस नहीं देता और क्राउन की भलाई की बात करता है, एकदम वैरिस की तरह। वो सजेस्ट करता है कि रेनिरा की मैरिज सी स्नेक के बेटे के साथ होनी चाहिए, यानी कि लेरन और वलेरियन। उनका मैच जबरदस्त है और अलायंस भी एकदम प्रॉपर रहेगा क्योंकि दोनों ड्रैगन राइडर्स हैं। यहाँ दूसरी साइड क्रिस्टन कोल के साथ रेनिरा बैठी थी और उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। ये एक बहुत ही बड़ा वाइल्ड बॉर था जो काफी खतरनाक होते हैं और वो सीधा रेनिरा को मारने ही वाला था, पर सर क्रिस्टन कोल उसे बचा लेते हैं। बाद में रेनिरा अपने सेल्फ डिफेंस में उस पर अटैक करती है। पहले वो बोल रही थी कि उसे सुअर की आवाज पर दया आती है, पर ये काफी जबरदस्त था जो ये क्लियरली बताता है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकती है। वसेरियस रियली काफी कंफ्यूज है और इसे इस सिचुएशन में देखकर मुझे दया आती है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि टारगेरियन फैमिलीज में सभी लोग ड्रैगन राइडर्स थे, लेकिन रेयरली उन्हें कोई ड्रीमर मिलता था जो फ्यूचर देख सके। वसेरियस को लगता था कि वो ड्रीमर है, लेकिन उसके ड्रीम्स सारे बिखरे हुए थे और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो उसका रूल काफी ट्रेम्बल हो रहा है। किंग ने सक्सेशन की पूरी मैटर को गॉड्स के हवाले छोड़ा था और मॉर्निंग में जब उन्हें हार्ट मिलता है तो वो व्हाइट नहीं होता।
ये एक बिग ब्लैक हार्ट है जो काफी तगड़ा था और किंग उसे 2 ब्लो में मार गिराते हैं। ये एक वीक किंग की निशानी थी जो आप इस सीन से पता लगा सकते हैं कि वो कितना हेजिटेशन फील कर रहा था। यहाँ रेनिरा और क्रिस्टन कोल बोर के साथ आने वाले थे कि उन्हें दिखाई देता है व्हाइट हार्ट जो सबसे रेयर एनिमल है। ये चीज एक फ्यूचर का प्रेडिक्शन है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए रेनिरा सक्सेसफुल रहेगी आयरन थ्रोन को सीज करने में। उनके रिटर्न होने के बाद सभी लोग वापस किंग्स लैंडिंग पहुंचते हैं और यहाँ ऑटो अपनी डॉटर को यह एश्योरेंस देता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए एगॉन द सेकंड ही किंग बनेगा। एलिसेंट को काइंड ऑफ अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो ऐसे सन को बड़ा करने वाली है जो अपनी सिस्टर का राइट छीनेगा। एलिसेंट हाई टावर बाद में किंग से मिलती है और उन्हें समझाती है कि उन्हें साउथ में चल रही वॉर को खत्म करना होगा वरना लोग उन्हें बहुत ही बुरी मेमोरी में याद रखेंगे। किंग फाइनली वॉर में एंटर होने का डिसीजन लेते हैं और 10 शिप्स के साथ 2000 सोल्जर्स की 8 सीधी किंग्स लैंडिंग से रवाना करते हैं। रेनिरा के साथ बात करने पर उन्हें पता चलता है कि रेनिरा कैसा फील कर रही है। वो श्योर है कि उसे रूल नहीं सौंपा जाएगा पर वसेरियस अश्योरेंस देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसे कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते और इसका कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता कि वो क्वीन नहीं बनेगी। यहाँ स्टेपस्टोन्स में सिचुएशन काफी टाइट है। ड्रैगन के स्ट्राइक करने के टाइम ये क्रैब फीडर्स अंदर गुफा में घुस जाते हैं और ये गोरिल्ला वॉरफेयर इन लोगों पर काफी भारी पड़ रहा था। कॉलिस का भाई वेमन काफी अग्रेसिव है और उसका मानना है कि डेमन के भरोसे ही इन्हें रहना नहीं चाहिए, इसी के कारण ये लोग वॉर हार रहे हैं। यहाँ हमें फर्स्ट अपीयरेंस देखने मिलता है लियोनार वलेरियन का। ये कॉलिस वलेरियन का सन है और इसकी मदर है रेनिस, यानी कि इसमें टारगेरियन और वलेरियन दोनों ब्लड है। ये खुद एक जबरदस्त ड्रैगन राइडर है और यही पूरे एपिसोड का फोकस पॉइंट होगा। डेमन भी दूर से सारी बातें सुन लेता और धीरे धीरे करीब आता है कि एंट्री होती है मैसेंजर्स की। ये लोग डेमन को लेटर देते हैं जो किंग की तरफ से है। ये क्लियरली एक एड का लेटर था लेकिन डेमन इसे ह्यूमिलिएशन की तरह देखता है और अकेले ड्वार्फ स्टोन की ओर निकल जाता है। हाँ, ये करने से पहले वो मैसेंजर की धुलाई करता है जिसे सब डिसअपॉइंट हुए। डेमन के आइलैंड पर पहुंचने पर वो सरेंडर करता और इस सरेंडर के कारण सभी लोग उस पर फोकस हो जाते हैं। क्रैब फीडर का ध्यान आसमान में ही है कि कहीं से ड्रैगन स्ट्राइक ना कर दे। इस सिंपल ट्रूस के तहत सोल्जर्स डेमन को अरेस्ट करने की ट्राई करते हैं लेकिन एंड टाइम में वो गॉड मोड में चला जाता और सीधा आसपास रहे सभी सोल्जर्स को मार गिराता है। कहीं दूर से आर्चर्स ने सीधी स्ट्राइक की लेकिन तब तक उसने कवर हासिल कर लिया। फिर एक और गॉड रन शुरू होती है जिसमें उसने 10 से 20 सोल्जर्स को डाउन किया और क्रैब फीडर का ध्यान अभी भी आसमान पर ही है। आर्चर्स के कारण डेमन इंजर्ड हुआ और क्रैब फीडर को लगा कि अच्छा चांस है और इसीलिए वो अपनी पूरी फोर्स को रवाना करता है। यही डेमन चारों तरफ से घिर चुका था कि एंट्री होती है लेनोर की, वो भी अपनी मॉम के ड्रैगन के साथ। ड्रकारिस बोलकर वो सीधा आग से सभी क्रैब फीडर सोल्जर्स को खाक करना शुरू करता और मीन टाइम में कॉलिस अपनी फोर्सेस के साथ उनके पीछे से ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। ये एक जबरदस्त मूव था जिससे गोरिल्ला वॉरफेयर एक ओपन बैटल में तब्दील हुआ। क्रैब फीडर के सोल्जर्स को मच्छरों की तरह उड़ाया गया जो काफी बढ़िया सीन था। डेमन ने भी ऑफ कोर्स गुफा में जाके क्रैब फीडर का पीछा किया और उसकी हालत खराब कर दी और उसके 2 टुकड़े किए, जो सीन मुझे काफी सेटिस्फाइंग लगा। फाइट देखने मिलती तो ज्यादा मजा आता लेकिन ये बंदा कोई रैमसी जैसा फाइटर नहीं है, इसीलिए इसकी मौत ऐसे ही होने वाली थी। मुझे एपिसोड 2 से ही डाउट हो रहे थे कि ये बंदा लंबा नहीं जिएगा लेकिन दैट्स इट। ये एपिसोड अब गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले सीजन जैसे टर्न्स ले रहा है और ये काफ़ी फास्ट जा रहा है। मुझे लगा था हमें रेनिरा के साथ थोड़ा और टाइम देखने मिलेगा लेकिन अब 2 एपिसोड्स हैं, उसके बाद रेनिरा शायद बड़ी हो जाएगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ कि इस एपिसोड के बारे में आपका क्या सोचना है। मैं अभी 3 बड़ी सीरीज पर काम कर रहा हूं और उसके वीडियोस आपको इसी मंथ के एंड से पहले मिल जाएंगे, तो बस ट्यून इन रहना। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।